हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम अगेन टू डिस्कशन। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये जो वीडियो है ये हमारे आने वाले जितने भी टेट एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो यूटेट हो, यूपी टेट हो या फिर सीटेट हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए ईवीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। साथ ही ये जो वीडियो है, ये वीडियो का जो है पार्ट 8 था, यानी इससे पहले जो है 7 पार्ट और अपलोड हो चुके हैं। अगर जिन्होंने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं वो भी उन पार्ट्स को देख लीजिएगा। तो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष आरंभ किया गया था। तो यहाँ पे पूछ रहा है, प्रोजेक्ट टाइगर की बात कर रहा है, तो कौन से सन में प्रोजेक्ट टाइगर को जो है आरंभ किया गया था। तो हमारे इसमें जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए है 1982 में, ऑप्शन नंबर बी है 1972 में, ऑप्शन नंबर सी है 1981 में और ऑप्शन नंबर डी है 1973 में। तो जो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर है, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी 1973 में। सन 1973 में जो है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो है आरंभ किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है। तो यहाँ पे पूछा गया कि किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है। जो हमारे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से जो कौन सा ऐसा समूह है जिसमें जो है सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए है दूध, आम, गाजर, ऑप्शन नंबर बी है अंडा, मछली, मटर, ऑप्शन नंबर सी है सोयाबीन, चना, मक्का और ऑप्शन नंबर डी है सेब, दही और मांस। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। जो सोयाबीन है, मक्का है, चना है, इनमें जो है प्रोटीन की प्रचुरता पाई जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। तो जो सागरी खरपतवार है उसमें कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए है क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी है ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर सी है आयोडीन और ऑप्शन नंबर डी है लोहा। तो जो सागरी खरपतवार है वो जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो है आयोडीन का। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। सागरी खरपतवार में जो है प्रचुर मात्रा में आयोडीन पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में रबी की फसल कौन सी है। तो यहाँ पे रबी की फसल पूछी गई है। भारत में जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार की फसलें पाई जाती हैं। एक है रबी की फसल और दूसरी होती है खरीफ की फसल। तो जो रबी की फसल है वो कौन सी है यहाँ पर पूछा गया है, क्योंकि जो रबी की फसल की बुआई होती है वो हमारे नवंबर दिसंबर माह में होती है। साथ ही इसकी जो फसल है पककर अप्रैल तक तैयार हो जाती है, अप्रैल मार्च तक तैयार हो जाती है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, चना। जो चना है वो हमारी रबी की फसल का उदाहरण है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। पोलियो का कारण है। तो पूछा गया है कि यहाँ पर पोलियो किसके कारण होता है। तो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए है जीवाणु के कारण, ऑप्शन नंबर बी है विषाणु के कारण, ऑप्शन नंबर डी है कवक के कारण और ऑप्शन नंबर डी है कीट के कारण। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी,
विषाणु के कारण, जो पोलियो होता है वो विषाणु के कारण होने वाला एक रोग होता है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? तो यहाँ पे पूछा गया है जो हमारे पौधे हैं, हमारे प्लांट हैं, इनमें फोटोसिंथेसिस जो होती है वो कौन से कलर में सबसे ज़्यादा होती है? तो हमारे जो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए है नीला, ऑप्शन नंबर बी है पीला, ऑप्शन नंबर सी है हरा और ऑप्शन नंबर डी है लाल। तो जो हम बहुत से लोग क्या है कि बोलते हैं हरा है, तो चलो हम हरे को ही सही कर लेते हैं, हरे में सबसे ज़्यादा जो है फोटोसिंथेसिस होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो पत्तियां होती हैं पौधे की वो हरे रंग की होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हरे रंग में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी लाल रंग। जो लाल रंग है उसमें सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। लेकिन हम लोग कई बार जो होते हैं इसमें हरा रंग चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि पत्तियां हरी होती है तो हरे रंग में ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है, जबकि ऐसा नहीं है, लाल रंग में जो है सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भिंडी में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो जो भिंडी है उसमें कौन सा जो तत्व है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यहाँ पे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा फॉस्फोरस, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन सी और ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी ये सभी। जो भिंडी है उसमें प्रचुर मात्रा में फॉस्फोरस पाया जाता है और फॉस्फोरस के साथ साथ विटामिन ए तथा विटामिन सी भी पाए जाते हैं। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो जो हमें पता है जब पर्यावरण को बचाने के लिए जो चिपको आंदोलन शुरू हुआ था वो किस राज्य से शुरू हुआ था? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड राज्य। जो उत्तराखंड राज्य के जो चमोली ज़िला है वहाँ पर जो है चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। यहाँ पे जो है वो पेड़ जो पौधे हैं उनको बचाने के लिए चिपको आंदोलन किया गया था। इसमें जो गौरा देवी जी थी और उनके अन्य जो साथी लोग थे वो सभी लोग जो हैं पेड़ों पर चिपक गए थे, ताकि जो है पेड़ों को काटने से रोका जाए। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, चिपको आंदोलन जो है वो उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा जो इसमें से कौन सा ऐसा तत्व है जो कि रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। लेकिन यानी इसमें से जो 3 हैं वो हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं। तो हमारे ऑप्शंस हैं, हम अपने ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है यूरिया, ऑप्शन नंबर बी है पोटास, ऑप्शन नंबर सी है फॉस्फेट और ऑप्शन नंबर डी है कंपोस्ट। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी कंपोस्ट। जो कंपोस्ट है वो रासायनिक उर्वरक नहीं है, क्योंकि कंपोस्ट में जो है वो किसी भी प्रकार का केमिकल नहीं मिलाया जाता है। इसमें जो होता है केवल हमारे आसपास जो उपलब्ध गोबर होता है या फिर पत्तियां होती हैं या फिर घास इत्यादि को जो है एक गड्ढे में डालकर उसे सड़ा गलाकर जो है प्राकृतिक तरीके से जो है इसमें खाद बनाई जाती है। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। जो कंपोस्ट है वो रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा का पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो पूछ रहा है कि पर्यावरण शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो किसके अनुसार होना चाहिए। तो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए है आयु के अनुसार, ऑप्शन नंबर बी है एक समान, ऑप्शन नंबर सी है शैक्षिक स्तर के अनुसार, ऑप्शन नंबर डी है
आयु एवं शैक्षिक स्तर के अनुसार। तो जो पर्यावरण शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो केवल आयु के अनुसार ही नहीं होना चाहिए कि माना कोई बच्चा है वो ज़्यादा एज का है लेकिन वो अभी छोटी कक्षा में है और उसका अगर हम उसे एज के हिसाब से उसका पाठ्यक्रम देंगे तो वो उसके लिए काफ़ी जो है मुश्किल हो जाएगा। तो केवल आयु के अनुसार भी नहीं देना चाहिए और एक समान भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं उनका मानसिकता जो होती है वो अलग होती है और बड़े बच्चों का जो दिमाग होता है वो अलग होता है, तो एक समान भी नहीं देने चाहिए। और अगला है शैक्षिक स्तर के अनुसार। अब शैक्षिक स्तर के अनुसार भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर कोई बच्चा है वो माना कि वो जो है उस अपने शैक्षिक स्तर के अनुसार तो उस कक्षा में है, परंतु उसकी आयु जो है वो या तो बहुत अधिक है या फिर बहुत कम है, तो ऐसी सिचुएशन में भी उसके लिए जो है वो पाठ्यक्रम उचित नहीं होगा। तो इसमें से जो सबसे राइट आंसर है, जो सबसे सटीक आंसर है, वो है ऑप्शन नंबर डी, आयु एवं शैक्षिक स्तर के अनुसार। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा, आयु एवं शैक्षिक स्तर के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम नहीं है? तो यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो इसमें से कौन सी चीज़ जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण नहीं होती है? ऑप्शन नंबर ए है समुद्र के तल का ऊपर उठना। ऑप्शन नंबर बी है कृषि पैदावार में विश्वव्यापी बढ़ोतरी। ऑप्शन नंबर सी है स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव। और ऑप्शन नंबर डी है आंधी तूफान का बार बार और तीव्रता से आना। तो जो ग्लोबल वार्मिंग है इसका परिणाम क्या नहीं होगा यहाँ पे? तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि पैदावार में विश्वव्यापी बढ़ोतरी। क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग होने से जो है हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है धीरे धीरे, जिसके कारण जो है इसके नेगेटिव परिणाम हमें मिलते हैं। जैसे कि जब ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो गर्मी बढ़ेगी और ग्लेशियर पिघलेंगे जिससे जो है समुद्र का तल ऊपर उठेगा और हमारे स्वास्थ्य पे भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। साथ ही आंधी तूफान का बार बार आना और तीव्रता से आना भी रहेगा। लेकिन जो कृषि की पैदावार में बढ़ोतरी है ये ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कृषि पैदावार में विश्वव्यापी बढ़ोतरी रहेगा। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है? यानी कौन सा जो इसमें से कौन सा ऐसा उद्देश्य है जो कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने को निरूपित करता है? तो हमारे जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए है विद्यालयों में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। ऑप्शन नंबर बी है बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। ऑप्शन नंबर सी है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन। ऑप्शन नंबर डी है अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है कि तकनीकी, जहाँ पर ये तकनीकी है, तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना, तो ये उसका उद्देश्य नहीं है, क्योंकि पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य और पर्यावरण तकनीकी शब्दों का आकलन करना भी नहीं है। साथ ही ऐसा भी नहीं है कि बच्चों को अपने ज्ञान को पढ़ाने के लिए हम उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़ें, क्योंकि बच्चा प्राथमिक स्तर पर है, प्राथमिक विद्यालय है, तो उसे तो अभी अच्छे से पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। वो तो अभी वस्तुओं को जो है चित्रों के माध्यम से या फिर क्रियाकलापों के माध्यम से काफ़ी अच्छे से सीखता है, तो ये भी नहीं रहेगा। तो इसमें इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यालयों में बच्चों के जो अनुभव है उन्हें बाहरी दुनिया से जोड़ना। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण प्रतियोगिताओं का मुख्य उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा गया, हमें इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना चाहिए कि जो पर्यावरण प्रतियोगिताएं हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या नहीं है। तो छात्रों को पर्यावरण विषय में विद्वान बनाना। ऑप्शन नंबर बी है पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रति सचेत करना। ऑप्शन नंबर सी है प्रदूषण की रोकथाम संबंधित उपायों से परिचित कराना। ऑप्शन नंबर डी है पर्यावरण विषय के प्रति रुचि का विकास करना।
तो पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य नहीं पूछा गया यहाँ पे, तो ऑब्वियसली इसका जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। छात्रों को पर्यावरण विषय में विद्वान बनाना जो है वो पर्यावरणीय प्रतियोगिताओं का मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है लोगों को जागरूक करना, ताकि बच्चे जो हैं खुद तो जागरूक हों, साथ ही अपने घर वालों को या फिर आसपास के लोगों को भी जागरूक करें, ताकि जो है हमारी जितने भी प्रदूषण है उससे जो है कुछ रोकथाम की जा सके और बच्चे जो है पर्यावरण जो विषय है उसमें रुचि ले सके। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के लिए बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई है। ठीक है, एक विद्यालय है, वहाँ पे जो है कक्षा 5 के जो बच्चे हैं जो क्लास 5 में पढ़ते हैं उन लोगों के लिए एक राजस्थान जो है टूर या शैक्षिक भ्रमण जो है उसकी योजना बनाई है। तो भ्रमण के दौरान आपकी बच्चों से क्या अपेक्षा रहेगी? आप एक टीचर हैं तो आप बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि बच्चे कैसा बिहेव करें, हमें यहाँ पर अपना राइट आंसर चूज़ करना है। तो ऑप्शन नंबर ए है, चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है, उन्हें आनंद उठाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करानी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है, यदि कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से पूछना चाहिए। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जो बच्चे हैं उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, अपनी टिप्पणियां भी दर्ज करनी चाहिए और अपना जो अवलोकन है उसे बाकी बच्चों के साथ साथ शिक्षकों के साथ भी बांटना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा से आपका अभिप्राय है। तो पर्यावरण शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है, विद्यार्थियों पर अतिरिक्त बोझ डालकर व्यस्त रखा जाए। ऑप्शन नंबर बी है, विद्यार्थियों को पर्यावरण का ज्ञान हो जाए। ऑप्शन नंबर सी है, विद्यार्थियों का मनोरंजन हो। ऑप्शन नंबर डी है, पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जाए। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जाए, क्योंकि पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है वो पर्यावरण प्रदूषण को कम करना या फिर पर्यावरण को दूषित होने से बचाना है, ताकि बच्चे जो हैं वो शिक्षा के माध्यम से जागरूक हो सकें और ऐसी कोई भी क्रियाकलाप ना करें, ना ही अपने आसपास होने दें जिससे जो है पर्यावरण दूषित होता है। केवल बच्चों का बोझ बढ़ाने के लिए, उन्हें व्यस्त रखने के लिए पर्यावरण शिक्षा नहीं है, और ना ही बच्चों को पर्यावरण के ज्ञान के लिए, क्योंकि ज्ञान के लिए जो है वो उसे अन्य विषयों के माध्यम से या केवल पुस्तकों के माध्यम से भी पढ़ाया जा सकता था, लेकिन पर्यावरण शिक्षा का जो अभिप्राय है वो पर्यावरण को दूषित होने से बचाना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, खेल का संबंध है। तो खेल का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए है, स्वास्थ्य से। ऑप्शन नंबर बी है, मानसिक संतुलन से। ऑप्शन नंबर सी है, संवेगों के नियंत्रण से। ऑप्शन नंबर डी है, ये सभी। तो जो खेल का संबंध है वो है ये सभी, यानी खेल का संबंध जो है वो स्वास्थ्य से भी है, क्योंकि हम खेलता है जो व्यक्ति वो स्वस्थ रहता है प्रायः। मानसिक संतुलन से भी है और संवेगों के नियंत्रण से भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है। तो पर्यावरण शिक्षा का क्या अर्थ है?
ऑप्शन नंबर ए है पर्यावरण के बारे में जानकारी व कुशलता विकसित करना। ऑप्शन नंबर बी है पर्यावरण प्रदूषण रोकना। ऑप्शन नंबर सी है पर्यावरण के संकट को पहचानना। ऑप्शन नंबर डी है पर्यावरण तकनीकी का विकास। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है। यहाँ पे अर्थ पूछा गया था। इससे पहले वाला जो प्रश्न था उसमें पर्यावरण शिक्षा से अभिप्राय पूछा गया था कि पर्यावरण शिक्षा से क्या अभिप्राय है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में ओजोन परत के क्षरण से क्या हानि होगी। जो ओजोन लेयर है, जो समताप मंडल में हमारी ओजोन परत पाई जाती है, अगर उसमें क्षरण हो जाए, उसमें छेद हो जाए तो उससे क्या हानि होगी। ऑप्शन नंबर ए है पृथ्वी की सतह का औसत तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी है पराबैंगनी किरणों की बढ़ी हुई मात्रा पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाएगी। और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जो पराबैंगनी किरणें हैं उनकी जो बढ़ती हुई मात्रा है वो हमारी पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाएगी, जिससे जो है विभिन्न प्रकार के त्वचा रोग, चर्म रोग इत्यादि जो है उत्पन्न हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है विद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा अनिवार्य है। तो जो विद्यालय हैं उनमें पर्यावरण शिक्षा जो है अनिवार्य क्यों है या हमें उसका रीज़न बताना है। ऑप्शन नंबर ए है पर्यावरण का ज्ञान देकर विद्यार्थियों को विद्वान बनाना। ऑप्शन नंबर बी है विद्यार्थियों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी है पर्यावरणविदों का मनोबल बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जो पर्यावरण विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा जो है किन किन कारणों से अनिवार्य है, तो पर्यावरण का ज्ञान देकर विद्यार्थियों को विद्वान बनाने के लिए भी अनिवार्य है, साथ ही विद्यालय में पर्यावरण चेतना को जगाने के लिए भी अनिवार्य है, और पर्यावरणविदों का मनोबल जो है उसे बढ़ाने के लिए भी अनिवार्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण शिक्षा को शिक्षण में स्थान मिलना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर ऑप्शन नंबर बी है, माध्यमिक स्तर पर ऑप्शन नंबर सी है, उच्च स्तर पर, और ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो जो पर्यावरण शिक्षा है उसको शिक्षण में स्थान कब मिलना चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। बच्चों को जो है पर्यावरण शिक्षा जो है प्राथमिक स्तर से धीरे धीरे पढ़ानी चाहिए और जो है उच्च स्तर तक पढ़ानी चाहिए, ताकि बच्चा जो है पर्यावरण के बारे में अच्छे से जागरूक हो सके और साथ ही पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सके, हमारे पर्यावरण को जो है स्वच्छ बनाया जा सके। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं हमारी ऐसी ही अगली वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।